हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 8 साइंस अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ग्रीष्म अवकाश में पहली एवं बुझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल। तो बुझो ने क्या देखा? खुरपी देखा, दराती देखा, बेलचा देखा और हल देखा। तो आगे क्या है दोस्तों? आगे हम बात करते हैं। आगे आपका आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो जो हम अपना जो भोजन है वो किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से भी प्राप्त करते हैं और जंतु से भी प्राप्त करते हैं। तो आगे देखते दोस्तों, आगे आपका क्या है? एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कृषि पद्धति। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। घुमंतु का मतलब घूमते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूँ एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार क्या हुआ दोस्तों? कृषि का प्रारंभ हुआ। आगे क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूँ की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूँ के हैं। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पे माने स्थान पे बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जैसे मैंने एक खेत है, उस खेत में क्या सारे गेहूं के पौधे हैं, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? फसल है। माने बड़े पैमाने पे उगाया जा रहा है। आप जानते ही हैं कि फसल विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। खरीफ फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो खरीफ फसल क्या है? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। तो खरीफ फसल का टाइमिंग क्या है? खरीफ फसल किसे कहते हैं? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। दूसरा क्या है दोस्तों? रबी फसलें। शीत ऋतु माने अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाले फसलें रबी फसलें कहलाती है। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी अरबी फसल के उदाहरण हैं। तो क्या है दोस्तों कि रबी फसल किसे कहते हैं? अक्टूबर से मार्च तक उगाए जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसलें के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दाल और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। तो कई स्थानों पर क्या है दोस्तों कि दाल और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो पहला है आधारिक फसलें पद्धतियाँ। तो क्या है? आधारिक फसल पद्धतियाँ। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा
आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। तो क्या है? आगे दिए गए हैं। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, चौथा है सिंचाई, पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा, छठा है कटाई, सातवां क्या है? भंडारण। तो पहला पॉइंट क्या है? मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला करना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। इसे क्या है दोस्तों कि जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। तो पोली मिट्टी क्या करती है दोस्तों? केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। और यह जीव किसानों के क्या होते हैं? मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को पलट करके पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? माने क्यों आवश्यक है? नेक्स्ट देखते क्या है दोस्तों। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत क्या है? महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को कहते हैं जुताई कहलाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहलाती है। इसे हल चला कर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देना आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल बनाना करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। तो बुआई से पहले क्या है दोस्तों? खेत में पानी दिया जाता है। तो आगे पॉइंट क्या है? आगे हम बात करते हैं कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली, कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। हल, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। तो फाल किसे कहते हैं? यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसे लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, इसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबे लकड़ी का बना होता है, जिसे हल सेट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है, दूसरा सिरा जोत के डंडों से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं आदमी इसे सरलता से चला सकता है। तो आदमी क्या कहे दोस्तों? इसे सरलता से चला सकता है। तो 1.A में आजकल लोहे की हल तेज़ी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। तो जो लोहे के जो हल है वो क्या ले रहे हैं? देसी लकड़ी की हल की जगह ले रहे हैं। कुदाली, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट। तो देखिए दोस्तों, हल कैसा है आपका, ये पिक्चर में दिखा रखा है। ये किसानों की माने कि व्यक्ति की सहायता से खींचा जा रहा है। ये आपका क्या है? हल सेप्ट है। ये फाल हो गया इसका, ये फाल है। ये देखिए ये यहाँ पे दिखा रखा है। और ये क्या कर रहे हैं? दो लग करके रखे हुए बैलों की,
और जोत हो रहा है। ये कुदाली है दोस्तों, तो ये पकड़ने का ये हैंडल है, ये जोत है, ये छड़ है, तो लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करता है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। तो दूसरा सिरा क्या होता है कि पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। कल्टीवेटर, तो आजकल क्या है, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। तो कल्टीवेटर से क्या होता है और कल्टीवेटर क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर के जो पीछे लगा हुआ है उसे कल्टीवेटर कहते हैं। तो कल्टीवेटर की सहायता से क्या आजकल खेत को जोता जाता है। इससे क्या होता है, समय और श्रम दोनों की बचत होती है। समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट आपका बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। तो किसान क्या करता है कि अधिक बीज उपज देने वाले बीजों की क्या करता है, चुनाव करते हैं, माने प्राथमिकता देता है। अब है बीजों का चयन करना। तो बीजों का चयन कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक दे रखा है। एक दिन मैं अपनी माँ को देखा, माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगा। तो इस प्रकार से दोस्तों बीजों का भी चयन किया जाता है। तो आगे देखते हैं, आगे आपका क्या दे रखा है। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगे हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी है। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं। जो खराब बीज होते हैं वो खोखले होते हैं और इस कारण क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ये जल पर क्या करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। और अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजार के बारे में जानना भी क्या है, आवश्यक है। तो पहला क्या है, परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाले औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद करके बीज को स्थापित कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें देखिए बैलों की सहायता से बीज बोने का क्या है, पारंपरिक तरीका है और यहाँ पर देखिए किया जा रहा है। तो सीड ड्रिल, तो देखिए दोस्तों ये पिक्चर में क्या है, ये सीड ड्रिल है। तो सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। किसका होता है, सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे मिट्टी को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो समय और श्रम दोनों की बचत होती है। आगे देखते दोस्तों, आगे आपका क्या दे रखा है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण है। और इसे क्या करते हैं दोस्तों, आगे पॉइंट है, इसे हम क्या करते हैं, पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। तो अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को हटा करके निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो क्या है दोस्तों, वो अगला नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी की हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में क्या देते हैं, खाद देते हैं और यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। तो खाद देना क्या कहते हैं कि फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है और इस नुकसान को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, खाद देना कहलाता है। खाद देना कहलाता है। खाद एक कार्बनिक माने जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में
ले जाते हैं तथा इसे अपघटन होने के लिए कुछ खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6ठी में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केचुआ द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं वे खाद से कैसे भिन्न हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK, N माने नाइट्रोजन, P माने फास्फोरस और K माने पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। माने किस खाद का? जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। तो दो फसलों के बीच में कुछ उगाए बिना छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, बात करते हैं। खाद। तो क्या है आपका दोस्तों? खाद। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगा करके किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एवं ऋतु में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए क्या किया जाता था? प्रोत्साहित किया जाता था, है ना। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। खाद एवं उर्वरक में अंतर। तो उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक, खाद। पहला, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। तो खाद क्या है कि गोबर के पौधे एवं अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। ये मानव के द्वारा बनाया जाता है। दूसरा, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। खाद कहाँ? खेतों में बनाई जा सकती है। तीसरा, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं? कम होते हैं तुलनात्मक रूप से। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो आपको मैं बात करता हूँ। सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच 3 अंतर है ना। तो सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। खाद के लाभ क्या है? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है ना। तो इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, माने केचुआ की वृद्धि हो जाती है। इससे जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो मैं आपको बात करता हूँ। सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। तो बीजों का अंकुरन है वो शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट है आपका जल में घुले हुए पोषक। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधों के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल की वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी की एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। गर्मी में पानी देना बारंबारता माने बार बार देना पड़ता है। ऐसा क्यों है?
क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर जाते थे। तो गर्मी में क्या होता है दोस्तों, पानी डालने से तुरंत पानी क्या होता है, सूख जाता है। सिंचाई के स्रोत क्या क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिंचाई के क्या क्या आपका स्रोत है। सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहरें इत्यादि जल के स्रोत है। तो कुएं हैं, जलकूप है, तालाब है, झील है, नदियाँ है, बांध है एवं नहर है इत्यादि जल के स्रोत है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कुएं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। मवेशी अथवा मजदूरों इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते परंतु यह कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न है, जैसे मोट घिरनी। देखो दोस्तों, ये मोट घिरनी के माध्यम से सिंचाई हो रहा है। ये चैन पंप। तो नेक्स्ट आपका चैन पंप मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरा क्या, धकेली। चौथा है रहत, जिसको उत्तोलक भी कहते हैं। तो देखिए आपका चैन पंप, ये चैन पंप जैसे जैसे चैन घूमता जाएगा पानी गिरता जाएगा। ये ढकेली के द्वारा, जैसे कुएं से पानी निकाला जा रहा है। और ये देखिए आपका जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से आपका ये रहट है, क्या बोलते हैं, रहट। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियाँ निम्न है। छिड़काव तत्व माने स्प्रिंकल, माने छिड़काव, माने जैसे देखो पानी के फुहारे के साथ किया जा रहा है। तो क्या है इसमें छिड़काव तंत्र में, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। तो छिड़काव तंत्र का उपयोग जहाँ पे जल की मात्रा कम हो वहाँ पे किया जाता है। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो, ऊर्ध्वाधर पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाली नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इस छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है कि जैसे वर्षा हो रही है। इस प्रकार से छिड़काव किया जा रहा है कि जैसे क्या हो रहा है दोस्तों, वर्षा हो रहा है। छिड़काव लौन, कॉफ़ी की खेती एवं अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो चित्र 15.a में दिखा रखा है, देखिए। खरपतवार से सुरक्षा। बुजुर्ग पहले निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग गए हैं। क्या है, कुछ अन्य पौधे भी उग गए हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार किसे कहते हैं, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। माने खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की संप्रदा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के विषैले हो सकते हैं। तो कहता है जहरीले भी हो सकते हैं मानव के लिए। खरपतवार को हटाने में उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले होता है। माने बीज बनने से, पुष्प होने या बीज बनने से पहले होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी के द्वारा या हैरो की सहायता से किया जाता है। माने खुरपी की सहायता से किया जाता है या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिला करके स्प्रे माने फुहारा की सहायता से खेतों में छिड़काव करते हैं। तो स्प्रे की सहायता से किसान क्या करते हैं, खेतों में छिड़काव करते हैं। तो मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूँ कैसे छिड़काव हो रहा है इसका। तो देखिए दोस्तों, ये खरपतवार नाशी का छिड़काव हो रहा है, किसान खेतों में छिड़काव कर रहे हैं। ये देखिए
मुंह में बांध रखे कपड़ा, ये देखिए हो रहा है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। जैसे पहले बताया गया, खरपतवार की वृद्धि समय तथा पुष्पन में बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय अपना मुंह एवं नाक पर कपड़े ढक लेना चाहिए। तो नाक पर कपड़े क्या करें दोस्तों, ढक लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बात करते हैं कटाई क्या है। तो सब कुछ हो गया, अब कटाई करना है। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान तो पौधों को खींच करके उखाड़ लेते हैं अथवा उन्हें धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। तो कटाई हार्वेस्टर के द्वारा भी किया जाता है। काटी गई फसलें से बीज दाने को भूसे अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। तो जो कट गए जो फसल है उसे बीज दानों को भूसे से अलग करना, इसे थ्रेसिंग कहलाते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाता है। चित्र 1.8 जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दाने को फटक कर विनोइंग को अलग कर देते हैं। तो छोटे किसान क्या होते हैं कि किसान अनाज के दाने को फटक करके विनोइंग को अलग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मशीनों की सहायता से, एक कंबाइन मशीन की सहायता से ये फसल को काटा जा रहा है। तो इसमें क्या है, ये विनोइंग करते हैं। आप इसके विषय कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। तो विनोइंग का देखिए कैसे होता है विनोइंग, ये पिक्चर में देखिए, ये भूसा अलग हो रहा है। तो विनोइंग माने फटकने वाली मशीन है। ये आपको मैं दिखाता हूँ। कटाई पर्व 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के पतन का फल मिला है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्ष उल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिल करके इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के समय कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नाबन्या एवं बिहू जुड़े होते हैं। तो कटाई के समय क्या है, कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल है, बैसाखी है, होली है, दिवाली है, नाबन्या एवं बिहू जुड़े हैं। भंडारण, उत्पाद का भंडार एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दाने को अधिक समय तक रखना हो तो उसे नमी, कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल नमी की मात्रा अधिक होती है। यह फसल के दाने बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उन्हें खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोग हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों, बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। तो क्या होता है कि कीट से सुरक्षा हो जाता है। भंडारण से पहले दानों, बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए और इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। तो आगे क्या है दोस्तों, किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र, विंड में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो है ना, बड़े पैमाने पर जो भंडारण जो किया जाता है वो साइलो और भंडारण गृहों में किया जाता है, जिससे उनको, ये क्या है दोस्तों, ये साइल है आपका, ठीक है। और देखिए ये जूट के बोरों में आपका कैसे स्टोर किया जा रहा है। तो देखिए आगे क्या है आपका, पेड़ को जैसे कि चूहे एवं कीट से सुरक्षित रखा जाए। और नीम की सूखी पटिया घरों में अनाज के भंडार में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार किया जाता है। तो क्या करते हैं, इसमें रासायनिक उपचार के द्वारा इनका उपचार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमको देखते हैं। जंतुओं से भोजन, इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह जंतु भी अभी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्री
कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले पिछली कक्षाओं में क्या है कि पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं। फसल उत्पादन के क्या है दोस्तों? विभिन्न चरण है। बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।